यस बेटा, सेल की डिस्कवरी डिपेंड करती है ऑन द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सेल की डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी पर डिपेंड करती थी। तो आज से काफी लगभग 350-360 इयर्स पहले एक साइंटिस्ट आया, किसने? रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया। कहां से आया उसके पास माइक्रोस्कोप? खुद से बनाया। और क्या देखा? बार्क ऑफ द ट्री। क्या देखा? बार्क ऑफ द ट्री, नोन एज कॉर्क, विच इज ऑल्सो अ डेड सेल। कैसा सेल था? तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल डिस्कवर करा, हु डिस्कवर्ड द सेल? व्हेन? 1665 बाय हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप he observed the bark of the tree, also known as cork, and that cell was the dead cell. उसने देखा यार हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, उसने कहा छोटे छोटे रूम्स हैं, इसलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया? सेल। क्या रख दिया? सेल। अब उसके बाद 1674 में आफ्टर 9 इयर्स एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ल्यू वैन हुक। क्या नाम था? ल्यू वैन हुक। उसने लाइव सेल डिस्कवर करा। क्या डिस्कवर करा? लाइव सेल। क्या डिस्कवर करा? लाइव सेल। और लाइव सेल देखने के लिए क्या यूज करा उसने? पॉन्ड वाटर। क्या यूज करा? पॉन्ड वाटर। बेटर माइक्रोस्कोप जो उसने खुद बनाया, उसने भी खुद बनाया। ठीक है, अब डिस्कवरी चालू हो गई बच्चों, लेकिन अभी भी बड़ा मुश्किल काम था सेल को देखना। नेकेड आई से तो दिखता नहीं, तो माइक्रोस्कोप को और बेटर किया गया। उसके बाद सीधा आ जाओ 1831, सीधा मतलब 17th सेंचुरी से सीधा 19th सेंचुरी में 1831 में एक और साइंटिस्ट आया। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, नाम में ही कलर है, उसने कलर की यूज करा और कलर का यूज करके क्या देखा था? न्यूक्लियस। क्या देखा था? न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो कुछ भी है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर इन दोनों को मिला दें तो बनता है बच्चे क्या राजवीर? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। एंड प्रोटोप्लाज्म किसने? पी प्रोटोप्लाज्म पी पुरकिंजे। पी प्रोटोप्लाज्म पी पुरकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर करा था? पुरकिंजे ने। किसने डिस्कवर करा था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे नहीं, पुरकिंजे, है ना। फिर इसके बाद बच्चों काफी चीजें डिस्कवर हो गई, 4 डिस्कवरी हो गई, और भी डिस्कवरी बार बार होती रही, पर उसके बाद आई सेल थ्योरी। बहुत सिंपल सी सेल थ्योरी। 1838 और 39 में 2 जर्मन साइंटिस्ट क्लाइडन एंड श्वेन ने दी थी। उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। और इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया विर्को। किसने? विर्को। विर्को ने क्या कहा? विर्को ने एक सिंपल सी बात कही। विर्को ने कहा भैया ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और वो ही हमने अभी पढ़ा माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। वो दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। यूनिसेल्युलर, ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर में कितने सेल होंगे? एक। मल्टी में बहुत सारे सेल। मल्टी में बहुत सारे सेल, मैनी सेल्स। यूनि में एक, मल्टी में मैनी। तो बेटा यूनिसेल्युलर एक ही सेल है बस, तो सारा काम उसी को करना पड़ेगा। जब सारा काम एक ही सेल कर रहा है तो काम का कोई बंटवारा नहीं है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। बट मल्टी सेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यूनिसेल्युलर के अंदर सिंपल बॉडी डिजाइन होता है, मल्टी सेल्युलर में कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मल्टी सेल्युलर में 1-2 सेल मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिसेल्युलर में तो एक ही सेल है, वही मर गया तो ऑर्गेनिज्म खत्म, है ना। इसके एग्जांपल हो गए अमीबा, पैरामीशियम, लिखा हुआ है नोट्स में सब कुछ। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसके एग्जांपल हो गए तुम, मैं, ह्यूमन, हम मतलब ह्यूमन हम सब, और कैट, रैट, डॉग, प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, सेल से मिलकर ही क्या बनता है? सेल से मिलकर सेल, टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। अगला चैप्टर टिश्यू ही है हमारा बायो में। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू से मिलकर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बॉडी का स्ट्रक्चर सेल नहीं तो बनाया है मिल मिलकर, इसलिए सेल को क्या कहते हैं? सेल। और बॉडी के सारे काम कर भी कौन रहा है? सेल। तो इसलिए सेल को कौन सी यूनिट कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट। तो सेल बिल्ड्स द बॉडी, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल्स रन द बॉडी, इसीलिए फंक्शनल यूनिट। क्लियर हो गई बात सबको? आगे बढ़े, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा,
पक्का? तो यहां तक तो बड़ा सिंपल था। अब देखना बेटा, सेल की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है भाई? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम, एक और नाम, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्या होते हैं? फैट्स। लिपिड्स क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। यहां तक समझ में आ गया। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम है बच्चों, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे मतलब सेल के कंटेंट को आउटर एनवायरमेंट से सेपरेट करना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सेल के कंटेंट को आउटर एनवायरमेंट से सेपरेट करना या प्रोटेक्ट करना। समझ में आ गई बात? तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि ये चाहता है कि कोई लिमिटेड सब्सटेंस, सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिशन किसको है? सेलेक्टिव सब्सटेंस को। किसको है? सेलेक्टिव सब्सटेंस को। तो इट अलाउ और परमिट टू एंटर और एग्जिट ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस। समझ में आया? अंदर बाहर कौन जाएंगे? कुछ ही सब्सटेंस। कौन जाएंगे? कुछ सब्सटेंस। सारे नहीं। कैसे जाएंगे इसको अब हम समझ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसीलिए यहां तक पहुंच गए। इस एक्टिविटी को समझाता हूं। हाँ जी, देखना जरा। मान लो सेल है। क्या है? सेल। सेल के चारों तरफ ब्लड है। सेल के चारों तरफ क्या है बच्चों? ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गया थ्रू आवर लंग्स। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना? सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। और ऑक्सीजन पहुंच गई सेल के अंदर। कहां पहुंच गई? सेल के। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीजन को इसने यूज करा, एनर्जी प्रोड्यूस करी और बना दिया CO2। क्या बना दिया? अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, बाहर ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई। अभी बताया मूवमेंट कहां होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहां से CO2 कहां पहुंच जाएगी? बाहर, ब्लड में। ठीक है? तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। राघव, बात समझ में आ गई? कैसे मूवमेंट होती है बेटा? हाई कंसंट्रेशन टू लो। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? 101% बता रहा हूं बच्चों, तुम सबके पेपर में सेल चैप्टर से डिफ्यूजन जरूर 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 आएगा। अब तक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आने ही आना है। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, ये तो आने ही आना है। तो डिफ्यूजन क्या है बेटा? डिफ्यूजन इज, व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ या कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल। इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ही बच्चे का नाम है ऑस्मोसिस। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा फर्क है ना? वैसे जिन्होंने पहले क्लास अटेंड करी है उन्होंने सबने सही करा है, एक उसकी थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी, बाकी सबने ठीक करा है। तो डिफ्यूजन का ही एक स्मॉलर वर्जन है या एक पार्ट है ऑस्मोसिस। क्या पार्ट है? ऑस्मोसिस। जैसे हम कहते हैं क्रिकेट, मैंने पहले एग्जांपल दिया, हम कहते हैं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट का एक पार्ट है। T20 क्रिकेट, क्रिकेट का ही एक पार्ट है। वनडे क्रिकेट, क्रिकेट का ही एक पार्ट है। टेस्ट मैच क्रिकेट, है ना? तो एक ही क्रिकेट के कई सारे पार्ट है। कौन सा क्रिकेट बताओ? गली क्रिकेट भी कह सकते हैं हम, जहां पर एक टप्पा लग के कैच आउट होती है। तो बच्चों क्रिकेट के ही बहुत सारे वर्जन हो गए। ऐसे ही जो हमने पढ़ा ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का ही एक वर्जन है, उसका नाम है क्या? ऑस्मोसिस। मतलब समझ नहीं आया? डिफ्यूजन में तो सभी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाता है। ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर, है ना? तो सेम डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या? यहां पर क्या लिखा था? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें सारे आ गए। ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ क्या आ रहा है? वाटर। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन। वाटर वर्ड डालना है,
है ना, फ्रॉम हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ, बताओ ये बात समझ में आ गई? पक्की बात, नोट्स में भी लिख लेना बच्चों, ये बात ऐड कर लेना, पेज नंबर 102 ऑस्मोसिस टॉप पर लिखा है, ऐड कर लो। क्या? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम क्या? हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। ये लिख लो, हाई वाटर कंसेंट्रेशन से कहां जाती है? लो वाटर कंसेंट्रेशन। हाई वाटर कंसेंट्रेशन से कहां जाती है? लो वाटर कंसेंट्रेशन। समझ में आ गई बात? पक्का? बेटा ये इसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर दूं, अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या डिसॉल्व कर दूं? या इसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, ये वाटर बोतल है, इसमें क्या डिसॉल्व कर दिया? बहुत सारा सॉल्ट, है ना, इसमें नहीं करा, ठीक, इसमें क्या कर दिया? इसमें मान लो बहुत सारा सॉल्ट और शुगर है, शिकंजी भरी हुई है, ये क्या भरी हुई है? शिकंजी, है ना, और ये नॉर्मल पानी है, और ये क्या है? नॉर्मल पानी। अब अगर इन दोनों के बीच में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो ये बोतल का पानी ग्लास में आएगा या ग्लास का पानी बोतल में चला जाएगा? आप बताओगे हाई वाटर कंसेंट्रेशन, ये शिकंजी है, ये पानी है, हाई वाटर कंसेंट्रेशन बोतल की है कि ग्लास की है? हाई वाटर कंसेंट्रेशन बोतल की है कि ग्लास की है? बेटा हाई वाटर कंसेंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी से नहीं है। हाई वाटर कंसेंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी से, जिसमें ज्यादा पानी है वो हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, क्या ऐसा होता है? नहीं। जिसमें सिर्फ पानी है वो हाई वाटर कंसेंट्रेशन। इसमें पानी के साथ साथ क्या भी है? शुगर है, सॉल्ट है, समझ में आ रही है? तो इसकी वाटर कंसेंट्रेशन क्या हो गई? लो, है ना, इसकी वाटर कंसेंट्रेशन क्या हो गई? हाई। अगर मैं दोनों के बीच में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूं तो ग्लास बोतल में जाएगा, ग्लास का पानी बोतल में जाएगा, या बोतल का पानी ग्लास में आएगा? ग्लास का पानी बोतल में जाएगा। हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर, इसकी लो वाटर, ये क्वांटिटी नहीं देखनी बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे, क्वांटिटी को मन से निकाल दो, कंसेंट्रेशन नोट क्वांटिटी। तो हाई वाटर कंसेंट्रेशन किसमें है? जिसमें सिर्फ पानी है, जो डाइल्यूट है। लो वाटर कंसेंट्रेशन किसमें है? जिसमें पानी के साथ साथ शुगर, सॉल्ट, दूसरे सब्सटेंस है, उसमें पानी की कंसेंट्रेशन कम हो गई। पानी कम नहीं कह रहा, पानी की कंसेंट्रेशन कम है। ये पानी पानी है, ये पानी के साथ सॉल्ट शुगर भी है, तो इसकी कंसेंट्रेशन कम, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा। ये डाइल्यूट, ये कंसेंट्रेटेड। जैसे मार्केट से जब हम ठंडाई रुआवजा की बोतल लाते हैं तो रुआवजा की बोतल में सारा शुगर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? शुगर। तो उसमें वाटर कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम। क्या होगी? वाटर कंसेंट्रेशन कम। मैं चाहता हूं यार इतना तो बहुत ज्यादा मीठा है, तो हम क्या करते हैं? उसमें पानी मिलाते हैं, डाइल्यूट करते हैं, फिर पीते हैं, हाँ या ना? है ना? थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? इसीलिए मैं इस पे रुक गया था, समझाने के लिए तसल्ली से दोबारा से। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम diffusion from high concentration to low concentration is known as diffusion through selectively permeable membrane. Osmosis, the movement of water molecules from high water concentration to low water through selectively permeable membrane is called osmosis. Is called osmosis. Osmosis हो गए हमारे कितने तरह के? ऑस्मोसिस हो गए हमारे 3 तरह के। ऑस्मोसिस के बेस पर सॉल्यूशन 3 तरह का है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों। तो ऑस्मोसिस के बेस पर सॉल्यूशन 3 तरह के हो गए, देखना जरा यहां पर। तो बेटा ये वाला हम स्लाइड ध्यान से समझना। वाटर कंसेंट्रेशन कम है, अगर वाटर कंसेंट्रेशन कम है, जैसे मैंने बताया सॉल्ट या शुगर को डाल दो तो वाटर कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम। अगर वाटर कंसेंट्रेशन कम है तो हम उसको बोलते हैं कंसेंट्रेटेड, और वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कंसेंट्रेशन कम है तो ज्यादा है तो 2 तरह के हो गए कंसेंट्रेशन। एक वाटर कंसेंट्रेशन, मैंने कहा ना कि इन दोनों में से वाटर कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? इसकी। ये डाइल्यूट, ये कंसेंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या मिला दिया? सॉल्ट, शुगर या दूसरे सब्सटेंसेस। ठीक है। अब हमने किसी सेल को पानी में डाला, किस में डाला? सिर्फ पानी में। ध्यान से सुनियो बच्चे, हमने किसी सेल को किस में डाला? पानी में। पानी है और कुछ नहीं है ना? तो यहां पानी कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। सेल के अंदर पानी की कंसेंट्रेशन क्या है? कम।
तो हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, पानी अंदर चला जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा, दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ? द वाटर आउटसाइड द सेल, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोई रटने की जरूरत नहीं, इधर ध्यान दो। द वाटर आउटसाइड द सेल हैज हाई वाटर कंसेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल, सो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, हेंस द सेल विल, दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उल्टा करते हैं, इस पानी में मिला देते हैं बहुत सारी शुगर और सॉल्ट। क्या मिला देते हैं पानी के अंदर? बहुत सारी शुगर और सॉल्ट। तो पानी के अंदर मिल गई बच्चों शुगर और सॉल्ट। क्या मिल गया? शुगर और सॉल्ट। अब पानी के अंदर बहुत सारी शुगर है, सॉल्ट है, तो पानी की वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो गई? कम। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो पानी की वाटर कंसेंट्रेशन क्या हो गई? कम। और सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा। कंपेयर कर रहे हैं तो अब क्या होगा? हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, पानी बाहर जाएगा, और पानी बाहर जाएगा तो सेल विल श्रिंक, एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है जैसी वाटर कंसेंट्रेशन बाहर है वैसे ही वाटर कंसेंट्रेशन कहां हो? अंदर। अगर ऐसा हुआ तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक, जिसमें ना तो बाहर आए ना अंदर जाए, सेम रहे, या जितना बाहर जाए उतना ही अंदर चला जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? तो तीन तरह के हो गए, कौन कौन सा? हाइपो, हाइपर, आइसो। हाइपो में हाइपो, हिप्पो बन जाता, हाइपो में हिप्पो, है ना? हाइपर में श्रिंक, और आइसो में सेम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? याद रखियो बच्चे राघव, है ना? तो हाइपो, हाइपर, आइसो, है ना? हाइपो में हिप्पो बन जाता, बस हाइपो, उसको दूसरे तरीके से पढ़ लो हिप्पो, HYP हुई तो ये है ना, फूल जाता है तो गलती नहीं होगी। ओके, तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और सेम रहे तो आइसोटोनिक। क्लियर हो गई? एक यहां पर एक एक्टिविटी बताई थी मैंने आप लोगों को, क्या एक्टिविटी थी देखना। एक्टिविटी देखना बच्चों, ये वाली। एक एग लिया, क्या लिया? एग। बहुत ध्यान से सुनना। एग की आउटर मोस्ट लेयर बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनी होती है? किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे अगर एक्टिविटी करनी है तो उस लेयर को हटाना है, तो तोड़ेंगे नहीं, तोड़ दिया तो खराब हो गया। हमने उस कैल्शियम, वो एसिड में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? तो हमने उस एग को विनेगर में डाल दिया। विनेगर में एसिड होता है, वीक एसिड है विनेगर, आप सबने सुना है, किचन में मिल जाता है ना, सिरका। तो विनेगर में उस एग को डाल दिया, तो एग की जो बाहर की लेयर थी, जो किससे बनी थी? कौन सा केमिकल? कैल्शियम कार्बोनेट। वो घुल गई। वो क्या हो गई? घुल गई। अब एग का एग शेल नहीं है, अब एग के पास शेल नहीं है। उस एग को, जिसके पास शेल नहीं होता, उसको बोलते हैं डी शेल्ड एग। क्या बोल रहे हैं बच्चे? एग कैसा हो गया? डी शेल्ड। तो हमने दो एग ऐसे तैयार कर लिए डी शेल्ड। एक एग को डाल दिया पानी में, एक एग को डाल दिया नमक के पानी में। पानी में क्या होगा? बाहर पानी कंसेंट्रेशन ज्यादा, सेम चीज, अंदर पानी कंसेंट्रेशन कम, एग फूल जाएगा, हाइपो। नमक के पानी में क्या होगा? बाहर कंसेंट्रेशन कम, अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो बाहर से अंदर आ जाएगा, तो एग क्या हो जाएगा? श्रिंक। क्या ये रिजल्ट तब भी दिखाएगा जब मैं इस एग की कैल्शियम कार्बोनेट लेयर को ना हटाऊं, सीधा एग को पानी में डाल दूं, तो तब रिजल्ट दिखाएगा? नहीं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ नहीं है, तो मुझे उसे हटाना था। अब जो लेयर आ गई वो कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल। और ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन तभी होता है जब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो। अगर मैं पानी इस कमरे में भर दूं, पानी उस कमरे में भर दूं नमक का पानी, क्या यहां से वहां चला जाएगा? नहीं, वॉल है भैया बीच में, नहीं जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? दोनों के बीच में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तब पानी इधर उधर चला जाएगा। ओके, होगा 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 होगा, बताता हूं, अभी आ रहे हैं उस पर। बेटा ये समझ में आ गया? सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते बेटा। सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी है? दोबारा से, प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन हर सेल में मिलती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज SPM। बोले तो सेलेक्टिवली परमिएबल।
एक इसी का भाई है सेल वॉल। कौन है? सेल वॉल। ये सभी सेल में नहीं होता, किस में होता है? प्लांट सेल में, कुछ बैक्टीरिया में और फंगस में, है ना। किस किस में? प्लांट सेल, मेनली प्लांट में होता है, कुछ और फंगस। प्लांट सेल में, कुछ बैक्टीरिया में और फंगाई में। सेल वॉल किसका बना है? किसका बना है? ये कैसा है? ये कैसा है? रिजिड। ये सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिव सब्सटेंस आएंगे जाएंगे, फुली परमिएबल, कोई भी आओ कोई भी जाओ, इसे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसमें सेल्स होते हैं ना, है ना। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब बेटा यहां पर मैं एक बता रहा था, अब ये हमने लिया है प्लांट सेल। कौन सा सेल लिया है? 2 लेयर है, 2 लेयर है राजवीर। अंदर वाली लेयर का नाम बता दे। सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाली लेयर क्या है? बाहर वाली लेयर क्या है? सेल वॉल। अब इस सेल को, है ना, मैंने किसी पानी में डाल दिया, क्या होगा? सेल वॉल तो क्रॉस कर देगा, सेल वॉल कहता है कोई भी आओ। और सेल मेम्ब्रेन में पानी, सेल मेम्ब्रेन में पानी जाएगा तो स्वेल करेगा, है ना। मैं बता रहा था, मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल रिजिड है, सेल मेम्ब्रेन में पानी गया, सेल मेम्ब्रेन स्वेल करेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आगे बर्स्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बर्स्ट? क्योंकि सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है, तो वो इक्वल प्रेशर लगाएगा, वो फटने को तैयार है। अगर सेल वॉल ना होता तो सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती, है ना। तो यहां पर ही सेल मेम्ब्रेन है। जब पानी अंदर गया, जब पानी अंदर गया तो ये फूला 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 फूला, लेकिन सेल वॉल वैसे का वैसे ही रहा, जिद्दी एकदम वैसे ही रहा, बिकॉज सेल वॉल इज रिजिड, ऐसे ही रहा। तो ये बिल्कुल इससे चिपक गया, लेकिन ये फटेगा नहीं, तो इसने सेल वॉल ने बचा लिया, सेल वॉल ने बचा लिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल वॉल ने इसको बचा लिया। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा देखना। अंदर वाली लेयर का नाम बताओ जल्दी। बाहर वाली लेयर, मैंने इसको शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, मैंने प्लांट की लीफ को किस में डाल दिया? शुगर सॉल्यूशन में। क्या होगा? अब अंदर से पानी बाहर जाना शुरू करेगा, है ना, श्रिंक होगा, लेकिन सेल वॉल तो श्रिंक, क्योंकि जिद्दी है, रिजिड है। सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई अवे फ्रॉम द सेल वॉल, लेकिन सेल ऐसा का ऐसा रहा ड्यू टू सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल रिजिड थी। सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हुई, सेल वॉल श्रिंक नहीं हुई। हाँ, हाँ, वो थोड़े पास पास आ जाएंगे, है ना, थोड़े पास पास आ जाएंगे। बेटा दिस टाइप ऑफ कंडीशन में एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये हुआ क्या? साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ये हुआ क्या? श्रिंकेज। किसका? द श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, द श्रिंकेज ऑफ अवे फ्रॉम, कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपो या हाइपर? पक्का? कौन सा है? द श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन of plant cell away from in hypertonic solution is known as plasmolysis। क्या बोलते हैं इसको? आ जाता है डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस। कुछ नहीं करना होता, बस डिफाइन लिखनी होती है, रटना नहीं है। हाँ बोलो बच्चे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर नहीं जाता वो, जितना भी पानी अंदर आता है थोड़ा बहुत वो भी सिलेक्टिवली है, जितना भी मतलब वो परमिशन देता होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत। हाँ जी, यहां पर देख बेटा दोबारा से, द श्रिंकेज ऑफ, क्या श्रिंक हुआ? प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल में होता है, याद रखना बच्चों। प्लाज्मोलाइसिस किस में होता है? प्लांट सेल। किस में होता है? प्लांट सेल, जिसमें सेल वॉल होती है। हमारी बॉडी में होगा? हमारे में सेल वॉल है? हम रिजिड है, वी आर फ्लेक्सिबल, है ना। तो प्लाज्मोलाइसिस किस में होता है बच्चों? प्लांट सेल। किस में होता है? प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ओनली इन प्लांट सेल। वेरी गुड। तो प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ओनली इन, प्लाज्मोलाइसिस अकर ओनली इन प्लांट सेल, प्लाज्मोलाइसिस अकर ओनली इन प्लांट सेल। द श्रिंकेज ऑफ, क्या श्रिंक हुआ? सेल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन मतलब बाहर नमक का पानी है, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। आगे बढ़ जाऊं बच्चों। सेल मेम्ब्रेन किस से मिलकर बनी है? प्रोटीन से। कैसी है? इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो अमीबा है वो अपनी शेप चेंज कर पाएगा या नहीं?
कर पाएगा? बाहर खाना आ गया तो अपनी सेल मेम्ब्रेन को ही मुंह बनाता है और खाने को अंदर ले लेता है। ये तो वही बताया मैंने भी आपको, है ना, खाने को अंदर ले लेता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों, देखो ये अमीबा है। क्या है? अमीबा। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फ्लेक्सिबल है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल। जैसे इसके पास खाना आया, जैसे इसके पास कौन आया? खाना। दोबारा से यहां पर ध्यान सबका, जैसे इसके पास खाना आया तो इसने एक नकली मुंह बनाया एंड दैट नकली मुंह इज नोन एज स्यूडोपोडिया। और ये क्यों बना पाया? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इस फूड के पार्टिकल को कहां ले गया? अंदर। दिस इज साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब एंटर, एंडो मतलब साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म। तो खाना अंदर आ गया। क्यों आ पाया? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? फ्लेक्सिबल। कैसी थी? एक और वर्ड हम लिख सकते हैं इसमें, एक्सोसाइटोसिस। उल्टा कर दो, एंडो का उल्टा क्या हो गया? जो वेस्ट होगा वापस स्यूडोपोडिया बना के बाहर फेंक देगा। एक्सोसाइटोसिस उल्टा हो गया। बिल्कुल समझ में आ गई बात? नहीं है, नहीं पर सेम है। बताओ समझ में आया बच्चों? पक्की बात। आगे बढ़ जाएं, सेल मेम्ब्रेन तक क्लियर सबको? आधा चैप्टर हो गया बच्चों। यहां तक जिसका जो मिस हुआ था बताओ, यहां तक कर लोगे? नोट्स, बिल्कुल नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है ना? आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो मैंने टेस्ट भी लिया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज, ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस के बाहर भी एक लेयर होती है। जैसे सेल के बाहर लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कैसे? न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता। मैंने आपको बताया था बच्चों कि न्यूक्लियस को देखने के लिए, जैसे यहां पर हमारे पास एक स्लाइड है, तो न्यूक्लियस को देखने के लिए जैसे यहां पर हमने रखा हुआ है अनियन सेल। क्या रखा हुआ है? अनियन। तो छोटा सा अनियन काट के रखा हुआ है, छोटा सा पीस। लेकिन आपको यहां पर कलर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा कलर है? ब्लू। अनियन ब्लू कलर का होता है क्या? तो फिर ये ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या डाला हुआ है? कलर। मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डाला है ना? क्यों डाला है? ताकि क्या दिख जाए? इसका न्यूक्लियस। ताकि क्या दिख जाए बच्चों? इसका न्यूक्लियस। ताकि इसका न्यूक्लियस दिख जाए। क्या दिख जाए बच्चों? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डाल सकते थे, कोई बात। आयोडीन सोल्यूशन डाला हुआ है बेसिकली। कौन सा डाला हुआ है बच्चों? आयोडीन। तो यहां पर कुछ सॉल्यूशंस हैं बच्चों। यहां पर ध्यान। हाँ भाई, एनिमल सेल में जनरली, मतलब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। क्या करते हैं? वो नहीं होती आइसक्रीम स्टिक? आइस है? हाँ रियल है। आइसक्रीम दिखाया तो था मैंने इसमें। कोई बात नहीं, बाद में दिखाएंगे। अभी तो आइसक्रीम स्टिक, आइसक्रीम खाई सभी ने, उसमें स्टिक निकलती है। उसको अपने अंदर ना चीक पे रब करो। क्या करो? चीक पे रब। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ना चीक सेल आ जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि बाहर से नहीं आएंगे, है ना? अंदर सॉफ्ट होती है स्किन, तो अंदर ऐसे अंदर से रब कर लो, अंदर डाल के ऐसे रब कर लो और उस पर चीक सेल आ जाएंगे। उसको बड़ी केयरफुली उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं स्लाइड पे। स्लाइड पे हम डालते हैं 1-2 बूंद किसकी? मिथाइलिन ब्लू की। किसकी डालते हैं? उसके बाद क्या करेंगे? उसमें एक ग्लिसरीन डालते हैं और कवर स्लिप रख देते हैं। क्या डालते हैं? कवर स्लिप रख देते हैं। आपको स्लाइड बनाना स्कूल में सिखाएंगे तब देखना। कवर स्लिप रख देते हैं। कवर स्लिप जब रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं कोई बबल्स ना आए। जैसे फोन पर टेम्पर चढ़ाते हैं, बबल नहीं आना चाहिए, ऐसे ही कवर स्लिप रख देते हैं, कोई बबल ना आए। फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें चीक के सेल दिखाई देने लग जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या डाला? उसके ऊपर एक कलर डाला। क्यों डाला? ताकि हम क्या देख सके? न्यूक्लियस। सेल तो चीक सेल बिना उसके भी कलर के भी दिखाई देता, पर न्यूक्लियस बिना कलर के दिखाई नहीं देता, मर्ज हो जाता है आपस में, है ना? तो यहां पर बेटा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, बस इतना सा है और आपको पूरा न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स तब दिखाई देते हैं जब सेल क्या होने वाला होता है? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो सारे क्रोमोसोम एक के ऊपर एक होते हैं और उस एंटेंगल्ड मास ऑफ क्रोमोसोम को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यहां तक सब बात समझ में आ गई? तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? थ्रेड या रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स
तब दिखाई देते हैं व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। मतलब जब माइटोसिस या मियोसिस हो रहा होता है तब क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस खिंचता है, और जब न्यूक्लियस खिंचता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं, तब हमें क्रोमोसोम दिख जाते हैं, है ना। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, सेल नॉर्मल है, तो क्रोमोसोम सारे चिपके पड़े हैं, है ना, सब चिपके पड़े हैं, तो ऐसा दिखाई देता है। इसे क्रोमोसोम ना कह करके हम क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन, एंटेंगल्ड मास ऑफ क्रोमोसोम्स। डन। क्रोमोसोम, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बना है दो चीजों से, डीएनए एंड प्रोटीन्स। किस किस से, डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए बना है जीन्स, ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स आर thread like structures. We can observe only when the cell is about to क्रोमोसोम्स दो चीजों से मिलकर बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए की फुल फॉर्म याद करनी है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। स्पेलिंग इसमें गलत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर एक बार को पुरकिंजे की स्पेलिंग गलत लिख दी पूरे नंबर दे देंगे, लेकिन बेटा जब फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो इनकी स्पेलिंग गलत होनी नहीं चाहिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो मार्क्स, क्योंकि बेटा एक नंबर का ये नाम है, नाम फिर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है बच्चों, जीन्स। क्या है इसके अंदर, जीन्स। इसके अंदर क्या है, जीन्स। जीन्स के अंदर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशंस है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारी आंखें कैसी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी नोज टिप कैसे होगी, हमारी ईयर चिपके होंगे कि हैंगिंग होंगे, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन किस पर है, ईयर लोब अटैच है कि हैंग है, नोज टिप शार्प है कि फ्लैट है, आईज ब्राउन है कि ब्लैक है, ब्लू है, हेयर स्ट्रेट है कि कर्ली है, फेस स्ट्रक्चर कैसा है, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट कैसी है, कोई डिजीज है, ये सब बातें सारी इंफॉर्मेशन कौन लेकर बैठा है, जीन्स। कौन लेकर बैठा है, जीन्स। जीन्स हैव द क्या बेटा, जीन्स के अंदर क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी मतलब समझ गए, जो एक से दूसरे को जानी है उसे हम कहते हैं हेरेडिटी। बताओ इस पेज पे कुछ समझ में, कुछ दिक्कत, पक्की बात। आगे बढ़ जाए, आगे चलो। अब आ गए बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। हाँ जी, न्यूक्लियस के बेस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा बताया था, पहला कौन सा बताया था, वो डिफ्यूजन वाला, हाइपो हाइपर आइसो। दूसरा बता रहा हूं बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, जो आने ही आना है। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आने ही आने हैं, बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं कुछ नहीं आएगा, आएगा, लेकिन ये तो आने हैं। दूसरा क्वेश्चन तो कौन सा है बेटा, ये न्यूक्लियस के बेस पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो गए, कौन कौन से, प्रोकैरियोट, यूकेरियोट। कौन कौन से, प्रोकैरियोट, यूकेरियोट। प्रो मतलब प्रो नहीं, प्रो मतलब प्राइमरी, प्रो मतलब प्रिमिटिव, सिंपल सिंपल। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, नॉट सेल। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस प्राइमरी हो, सिंपल सा हो, प्रोकैरियोट। यूकेरियोट, यू ट्रू, जिसका न्यूक्लियस सच्चा हो उसे क्या बोलेंगे, यूकेरियोट। क्या बोलेंगे, यूकेरियोट। ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। इसका न्यूक्लियस होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी होता है वो फैला हुआ होता है ना। तो इसलिए इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं कहा जाता, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वीएनए जो भी होंगे सब फैल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, इसमें क्रोमोसोम आपको पता है 23, 46 है ना। तो सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये बैक्टीरिया में मिलता है, ये बाकी सभी में मिलता है, हम में, तुम में, प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में, है ना। ज्यादातर आगे बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं, कौन से, पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में समझाया, सुन लो। ये बहुत तेजी से चलूंगा बेटा क्योंकि डिटेल में पिछली क्लास में समझा चुका हूं। सेल ऑर्गेनल्स वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो कोई स्पेसिफिक काम करते हैं।
6 हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन सा है, जल्दी से बताओ। ईआर, ईआर की फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक। 2 तरह के होते हैं बच्चों। आरईआर कैसे होते हैं, एसईआर। रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास ये क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ प्रोटीन और लिपिड मिलकर एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, और ये क्या कहता है, भैया प्रोटीन में बना रहा हूं, वहां जाने ले रास्ता भी बना के देता हूं, ले जाओ, और किसी को कुछ काम करना है तो मेरे पास आके कर लो। ईआर 2 तरह का, आरईआर, एसईआर, इनका एक पर्सनल काम भी है। एसईआर हमारी बॉडी के अंदर आ गए पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। आरईआर क्या करता है, आरईआर लाइसोसोम्स के एंजाइम बनाता है। ये क्या है अभी आगे पता चल जाएगा, है ना। आगे चले, अब आ गया बच्चों जोमेटो, मतलब गोल्गी अपैरेटस। स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर पैरेलल स्टैक है, जिसको क्या बोला जाता है, सिस्टर्न्स, है ना। किसने डिस्कवर करा, इसलिए इसका नाम पड़ा गोल्गी अपैरेटस। इसका काम क्या है, ईआर ने बनाया प्रोटीन और लिपिड, ये उसको ट्रांसपोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, स्टोर, देन पैक एंड देन डिस्पैच। बिल्कुल डिलीवरी बॉय की तरह जाएगा स्टोर पे, इकट्ठा करेगा, फिर देखेगा, मॉडिफाई करेगा, फिर पैक कर देगा और देन डिस्पैच करके आएगा। तो ये उस तरह से काम करता है। और इसका एक बेटा है, क्या नाम है उसका, लाइसोसोम्स को बनाता है और सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आ जाओ लाइसोसोम्स पर। लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है बच्चों, सुसाइडल बैग। क्या बोला जाता है, लाइसोसोम्स को बनाया गोल्गी ने, और लाइसोसोम के एंजाइम को बनाया आरईआर, जो अभी पढ़ा था। लाइसोसोम के 2 काम हैं। पहला, अगर कोई वेस्ट मटेरियल, फॉरेन मटेरियल या कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो गया, उसको खत्म कर देगा। और इसे लगता है यार सेल ही ठीक से काम नहीं कर रहा, पूरा सेल ही उड़ा देगा, है ना, सुसाइड कर लेगा, पूरा सेल ही खत्म। समझ में आ गया, इसलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। आगे चलो बेटा, फेवरेट तुम सबका क्या आ गया, नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कितनी लेयर है, बाहर वाली लेयर पोरस, इनर लेयर डीपली फोल्डेड, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि एक चीज बनाई जा सके। क्या नाम है उस चीज का, एटीपी। क्या नाम है, फुल फॉर्म याद कर लो बच्चों, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी। क्या बोला जाता है, एनर्जी के पैकेट है, एनर्जी की करेंसी है, जिसको तू ज्यादा काम कर रहा ले एटीपी, है ना, तू कम काम कर रहा है तेरे को एटीपी कम मिलेंगे, ठीक है। तो जो ज्यादा काम कर रहा है उसको एटीपी दे देता है। ये क्लियर हो गई बात सबको। यहां पर बेटा ये क्या करता है, ये बड़े अजीबोगरीब सेल ऑर्गेनेल है, इनको दूसरों की जरूरत कम होती है। इसके पास खुद के प्रोटीन है, खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, खुद का। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला आ गया, इसी का भाई है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड, प्ला 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 प्ला, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड समझ जाना बेटा। एक और आया था प्लाज्मोलिसिस, प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। किसमें मिलता है, प्लांट सेल में। इसे बोलते हैं किचन ऑफ द। 2 तरह के होते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर, इसके में भी 2 लेयर है सेम, बाहर वाली आउटर, अंदर वाली लेयर इनर लेयर। इसके अंदर बेटा कोइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। 2 तरह के होते हैं, कलरलेस, कलर्ड। कलरलेस वाले ल्यूको, कलर्ड वाले क्रोमो। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये स्टोर करते हैं ऑयल को, स्टार्च को, प्रोटीन्स को। डन, खत्म। ये भी अजीबोगरीब है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसके अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स है। लास्ट वैक्यूल। लास्ट क्या बचा, इन्हें क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टोरेज सैक। स्टोरेज क्या करता है, स्टोर करता है। मेन पॉइंट, प्लांट सेल में प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं 50 से 90%, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं या नहीं होते, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में होते ही होते हैं। स्टोर करते हैं, किसे स्टोर करते हैं, अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को, ऑयल्स को, है ना, इनको स्टोर करके रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अमीबा में होता है वैक्यूल, फूड वैक्यूल बोलते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। बीच बीच में अमीबा और घुस जाता है। चलो ये समझ में आ गया बेटा, बात समझ में आ गई। यस, अमीनो एसिड प्रोटीन के छोटे बच्चे, मतलब प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड बनाएगा। जब प्रोटीन भी ब्रेक होगा तो अमीनो एसिड बनेगा, वो होता है अमीनो एसिड। ये समझ में आ गया बच्चों, वैक्यूल भी हो गया, है ना। अब जल्दी से प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस बता दो ना। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता, सेल वॉल। एक और क्या होता है प्लांट सेल में,
जो एनिमल सेल में नहीं है? प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स बिल्कुल सही है ना। और तीसरा, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं और होते हैं, और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं या नहीं होते। 3 पॉइंट। एक ऐसी चीज बताओ जो प्लांट सेल में नहीं होती, एनिमल में होती है। लाइसोसोम्स। क्या है? लाइसोसोम। प्लांट सेल में हो ना हो, लेकिन एनिमल सेल में होगा। बात समझ में आ गई? 4 डिफरेंस तो यहीं पर हो गए, है ना। और हम कर सकते हैं प्लांट सेल का वो शेप छोड़ दो। प्लांट सेल जनरली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल सेल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। और कोई? प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड में पहुंच जाता है, क्योंकि सारी जगह कौन ले लेता है? एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहां होगा? बनाकर देखते हैं बच्चों। एनिमल सेल है ये एक एनिमल सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। चलो हम, है ना, ऐसे डिजाइन सा चलो। तो बेटा यहां पर 3D को लुक देने के लिए करा, और कुछ नहीं है। तो बेटा यहां पर ना ये एनिमल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल बनाऊं या नहीं बनाऊं? नहीं बनाऊं। इसके अंदर सेल वॉल है, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम बता दो। सेल मेम्ब्रेन। बढ़िया। न्यूक्लियस कहां बना दूं? सेंटर में। तो यहां पर सेंटर में बना देते हैं हम क्या? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या बना देते हैं? न्यूक्लियस। तो सेंटर में आ गया न्यूक्लियस। और ऑब्वियसली ज्यादा भीड़ बढ़ानी हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख दो। न्यूक्लियर की लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको 3D दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे दिखा दो। 3D होता है, ये भी स्फेरिकल है ना। एनसीईआरटी में कुछ 3D सा दिखा रखा है, वैसे दिखाओ, सिंपल, क्या दिक्कत है। अब न्यूक्लियस से चिपका दो सेल। और बेटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? साइटोप्लाज्म पढ़ा था ना। तो ये साइटोप्लाज्म लिख लो, साइटोप्लाज्म। अब कुछ नहीं बनाना, आपने बनाने हैं सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स, और ये रेडी। पहला सेल ऑर्गेनेल कौन सा पढ़ा आपने? ER पढ़ा। 2 तरह के होते हैं, RER और SER। RER बनाता हूं बेटा, देखो ऐसे शुरू कर दो, और ये कुछ इस तरह से न्यूक्लियस से चिपकता हुआ ऐसे बना दो। क्या दिक्कत है? बन गया। और इसके ऊपर क्या बनानी है आपने? बहुत सारी डॉट्स। क्यों बनानी है? क्या ये? राइबोसोम्स। तो ये हो गया बच्चों RER, और इसके ऊपर ये डॉट डॉट क्या हो गए? राइबोसोम्स। RER के साथ और क्या होता है? SER के लिए क्या बना दो? वाई शेप बना दो। ये हो गया बच्चों क्या? SER। सेकंड कौन सा पढ़ा था हमने? ER के बाद क्या पढ़ा था? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी के लिए क्या बना दे? कुछ क्या बोलते हैं पैरेलल स्टैक को? सिस्टम्स। ऐसे बना दो, एक यहां पे बना देते करते हैं। चलो ये क्या हो गया? गोल्जी अपैरेटस। इसके बाद बताओ भाई, गोल्जी अपैरेटस के बाद इसका बेटा, अरे लाइसोसोम्स। क्या आ गया? लाइसोसोम्स क्या होता है? छोटे छोटे गोले। ये बन गया भैया जगह जगह। ये आ गया क्या? लाइसोसोम्स। इसके बाद क्या आ गया? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का तरीका, एक बाहर ऐसे बना लेना बेटा, एक बाहर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर क्या हो गई? डीपली फोल्डेड। दोबारा देख लो, एक बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर कैसी हो गई? तो इसका नाम क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या आ गया? प्लास्टिड्स। बना दूं क्या? प्लास्टिड बनाऊं या नहीं बनाऊं? प्लांट सेल में मिलते हैं बच्चों। वैक्यूल वो भी जरूरी नहीं है, हो या ना हो। तो इसका मतलब रेडी है ना। बस कुछ नहीं करना, बीच बीच में ऐसे डॉट मार दो यार, क्या दिक्कत है? एक आधा वाई और बना दो, भरा भरा सा लगना चाहिए, कुछ भी स्ट्रक्चर से बना दो, होगा कुछ। ठीक है जी। तो बच्चों ये हमारा क्या रेडी है? सेल। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। तो ड्राइंग अच्छी नहीं है तब भी अच्छे लग रहे हैं, क्यों? हमने सब चीज बना दी, हमें सबके स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़े, वो सब स्ट्रक्चर हमने यहां पर सेट कर दिए। तो प्लांट सेल भी रेडी हो गया हमारा, और एनिमल सेल। देखते पता चल जाना चाहिए, जिसमें वैक्यूल है प्लांट, जिसमें वैक्यूल नहीं है एनिमल, जिसका न्यूक्लियस कॉर्नर में पहुंच गया प्लांट, जिसका न्यूक्लियस सेंटर में है एनिमल, जिसमें सेल वॉल है प्लांट, जिसमें सेल वॉल नहीं है एनिमल, जिसके अंदर वैक्यूल है भाग गया, यही वैक्यूल तो मैंने बोल दिया है ना, जिसके अंदर प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड कहां है? प्लास्टिड नहीं लिखे हमने, ये रहा, जिसके अंदर प्लास्टिड है वो प्लांट, जिसके में प्लास्टिड नहीं है वो एनिमल। क्लियर हो गई बात? सब समझ में आ गया? लास्ट जो आज पढ़ा 1 मिनट में वो रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सेल डिवीजन लिख दो।
सेल डिवीजन आज ही हमने पढ़ा बेटा, आधा घंटा लगाया स्टार्टिंग में क्लास के। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म। न्यू सेल्स आर फॉर्म टू रिप्लेस ओल्ड एंड डेड सेल्स फॉर ग्रोथ एंड टू फॉर्म गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह के होते हैं बच्चों, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस किस में होता है? पूरी बॉडी के सारे सेल में माइटोसिस होता है एक्सेप्ट स्पर्म और एग यानी कि जर्म सेल, उनमें क्या होता है? मियोसिस। माइटोसिस कितने स्टेप में होता है आप बताओ? एक। मियोसिस कितने स्टेप में होता है? 2 फेजेस में होता है, ये एक फेज में होता है। एक मिनट बस। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम। मियोसिस में अगर इसमें 2n क्रोमोसोम थे, इसमें भी क्रोमोसोम 2n। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। इसमें एक सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं? 2। इसमें एक सेल से 4। ये काम आता है ग्रोथ के लिए, ये काम आता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। बताओ, जाओ जाओ।